हेलो बच्चों, नमस्कार। आई ट्यूशन में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग दो लाइव सेशन के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 1 to 30 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से 31 तक का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पार्ट्स था उसको देख चुके थे। आज हम लोग इसका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन का जो आंसर है वो देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न संख्या 31-38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में दीजिए। यानी कि इस प्रश्न का जो जवाब होगा उसको आपको 40 शब्दों से ज्यादा में नहीं देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपको क्या करना है, एक अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचना है जहां जो होगा वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण बनाते हैं। तो आपको पता है कि अवतल दर्पण जो होता है सो उसको बाहरी भाग पर रंगा जाता है। कलर किया हुआ भाग क्या होगा, बाहर में होगा, तो हो जाएगा अवतल दर्पण। तो इस तरह से अवतल दर्पण हो गया। और अवतल दर्पण है तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर एक मुख्य अक्ष भी होगा। तो आप यहाँ पर एक मुख्य अक्ष डाल दीजिए। तो ये मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर ये जो हो जाएगा सो P हो जाएगा, जो कि मुख्य अक्ष कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। यहाँ पर सपोज कीजिए कि ये जो होगा सो इसमें क्या हो जाएगा, C होगा, यानी कि इसका सेंटर होगा। और P और C के बीच में क्या हो जाता है, F हो जाता है, यानी कि यहाँ पर ये F हो जाएगा। अब आपको वस्तु को कहाँ रखना है, देखिए C पर, वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखना है। तो आप एक वस्तु को कहाँ रख दीजिएगा, वक्रता केंद्र पर। तो वो वस्तु मान लीजिए ये है, ठीक है ना। वस्तु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको जो है सो आप कहाँ पर रख देंगे, वक्रता केंद्र पर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इमेज को बनने के लिए, प्रतिबिंब को बनने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला किरण मान के चलिए कि ये ऐसे आएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरणें आएगी ना, जो किरण आएगी वो कहां से निकलेगी, ये किरण जो है सो F से होकर के निकलेगी और इस तरह से ये चली जाएगी आगे। अब जो है आपको एक और किरण का जरूरत पड़ेगा। तो ये किरण मान लेते हैं कि ये फोकस से होकर के जाएगी। और आपको पता होगा कि फोकस से होकर जो किरण जाती है सो मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण में टकराएगी और ये मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी इस तरह से, ठीक है ना। आप देखिए आप यहां पर कि ये जो किरण है ना यहां पर कट रही है, दोनों किरणें यहां पर कट रही है। तो नो डाउट कि प्रतिबिंब यही बनेगा। और एक चीज आपको ध्यान देना है कि जिस ओर वास्तव में किरणें कट रही है ना, प्रतिबिंब उधर ही बन रहा है। यानी कि ये लग रहा है नहीं, मतलब एक्चुअल में इधर कट रहा है। तो ये जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। यानी कि यहाँ पर जो तीर का चिन्ह आप देखिए ऊपर की ओर है, तो यहाँ पर आपको तीर का चिन्ह को नीचे की ओर दिखाना पड़ेगा, यानी कि इस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा, एक मिनट, प्रतिबिंब जो होगा तो इस तरह से होगा, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। ये जो होगा इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो आप चाहे तो नाम दे दीजिए, यहाँ पर इसका जो वस्तु है उसका नाम दे देंगे A और B, और ये जो हो जाएगा सो A डैश B डैश हो जाएगा, A डैश B डैश हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 32, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? आप देखते होंगे कि जो बादल साफ होती है, साफ बादल हमेशा आपको नीला दिखाई देता है। कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है। प्यारे बच्चों, इसको एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग समझते हैं। सपोज दैट आपके पास बहुत सारे बोले हैं, बहुत सारे गेंदे हैं ऐसे, है ना, और बहुत सारे अगर बॉल्स है, तो यहां पर अगर मान लेते हैं कि कुछ लाल है, कुछ हरा है, कुछ नारंगी है, इस तरह का है। तो यहां पर आप लाइट मारते हैं, आप यहां पर प्रकाश डालते हैं, तो यहां पर का जो वातावरण होगा, इसके अगल बगल का जो एरिया होगा सो किस कलर का होगा। यहाँ बहुत सारे गेंदे हैं और सभी का कलर क्या है, अलग अलग है। तो यहां पर याद रखिएगा कलर क्या दिखाई देगा, तो जिस रंग का फैलाव ज्यादा होगा वो उसका ये कलर अगल बगल का हो जाएगा। तो होता क्या है ना कि आकाश में क्या है, बहुत सारे रंग है। स्वच्छ आकाश जो होता है, यानी कि प्रकाश जो इसमें बहुत कितने रंग है, 7 रंग है। उन 7 रंगों में जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, देखिए मुड़ाव का बात अलग है, मुड़ता जो है ना वो सबसे ज्यादा होता है बैगनी। लेकिन अगर बिखरने का बात है, प्रकाश के जो कण है उसके बिखरने की बात है, तो सबसे ज्यादा बिखरता कौन है, नीला कलर। सबसे ज्यादा बिखरता है नीला कलर। तो सबसे ज्यादा नीला कलर बिखरता है। तो
नीला कलर इसीलिए जो है सो आकाश दिखाई देता है। मतलब बहुत सारे रंग है, लेकिन बिखरने की बात करेंगे, सूरज का प्रकाश यहाँ पड़ेगा तो बिखरता है सबसे ज्यादा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, किसी विद्युत परिपथ में अतिभारण कब होता है? अतिभारण का मतलब होता है ओवरलोड, है ना। तो आंसर होगा किसी विद्युत परिपथ में अतिभारण तब होता है जब उस परिपथ से गुजरने वाली धारा उसकी सुरक्षित क्षमता से अधिक हो जाती है। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि जो परिपथ होता है उसमें क्या होता है, तार होता है ना। तो ये तार का एक क्षमता होता है, ये जो कंडक्टर यानी कि चालक होता है इसका क्षमता होता है। अगर यदि सब अधिक लोड देंगे तो क्या होगा, गर्म होगा, और गर्म होने के बाद क्या होने लगेगा, पिघलने लगेगा, जिसके कारण वहां पर क्या होगा, परिपथ में आग लगेगा। ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं अतिभारण। तो देखिए सटीक आंसर क्या लिखिएगा, आप बहुत ज्यादा इसमें फेरबदल नहीं करना है, जैसा मैं आंसर लिख रहा हूं आपको एग्जाम में इसी तरह से लिखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एकदम सटीक ढंग से आपके लिए लिखा गया है। ठीक है ना। तो किसी विद्युत परिपथ में अतिभारण तब होता है जब उस परिपथ से गुजरने वाली धारा उसकी सुरक्षित क्षमता से अधिक हो जाती है। इससे तार गर्म हो जाता है, फ्यूज पिघल सकता है और उपकरणों को नुकसान हो सकता है, उपकरण में आग लग सकता है। बस इतना आपको लिखना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? देखिए यहां पर है लोहे की कील को, यानी कि लोहा को आप कहां डाल रहे हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में। कॉपर सल्फेट के विलयन क्या है, एक रासायनिक द्रव है, तो उस पर आप डाल रहे हैं लोहा को। तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच में क्या होगा, अभिक्रिया होगा ना। तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे को डाला जाता है तो उसके रंग बदलने के कारण रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे की सक्रियता कॉपर से अधिक होती है, मतलब ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है, लोहा है। तो इसके कारण क्या होता है, लोहा जो होता है कॉपर के जो आयन होता है उसको प्रतिस्थापित कर देता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप कॉपर सल्फेट के नीले रंग जो है का जो आयन होता है वो बदल करके क्या हो जाता है, हल्का हरा हो जाता है ना, हल्का हो जाएगा या फिर हरा हो जाएगा। तो इस तरह का जो है उसका रंग बदलना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम है ना। तो बस आपको आंसर यही लिखना है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे को डाला जाता है तो उसमें रंग बदलने का कारण रासायनिक अभिक्रिया होती है। लोहे की सक्रियता कॉपर से अधिक होती है, जिससे लोहे के आयन कॉपर के आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप कॉपर सल्फेट के नीले रंग का आयन कम हो जाता है और लोहे का आयन की उपस्थिति के कारण विलयन का रंग बदलकर हल्का हो जाएगा या फिर हरा हो जाएगा। तो दरअसल क्या होगा कि रासायनिक ये जो रंग में परिवर्तन आया रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप आया। ठीक है ना। आपको मन करेगा तो यहाँ पर ये अभिक्रिया को लिखिएगा, नहीं मन करेगा मत लिखिएगा, आपको इतना में भी 2 मार्क्स मिल जाएगा। 2 नंबर का है, बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना है। लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब जो लोहा है उसको कहाँ डाला जा रहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन में। तो यहाँ से कॉपर जो है सो देखिए कॉपर विस्थापित हो जा रहा है, टूट जा रहा है। तो बस इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जानते होंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है सो इसका उपयोग बहुत सारे, इसका यूज बहुत सारा एक्चुअल में, खिलौना बनाने में, घर का रंगाई करने में, है ना, और टूटी हुई हड्डियों को सही स्थान पर बैठाने के लिए। तो हमको मात्र 2 लिखना है, ज्यादा क्यों लिखेंगे, 2 मार्क्स का है, 2 लिखेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग क्या हो जाएगा बच्चों, टूटी हुई हड्डी को सही स्थान पर बैठाने के लिए। आप देखते होंगे किसी का हाथ पैर जब टूट जाता है ना तो हड्डी को सही जगह बैठा करके और उसके ऊपर में क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं, जिसके कारण प्लास्टर कर देने के बाद उसका जो है सो हड्डी जो है सो सही जगह से बैठ जाता है और हड्डी को जुड़ने में जो है सो मदद करता है। तो यहाँ पर पहला आप लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग निम्नलिखित है। इसी तरह से आपको पॉइंट बनाना है, मार्क्स नहीं कटाना है ना, तो पॉइंट आपको इस तरह से लिखना होगा और कॉपी को सुंदर बनाना है जिससे मार्क्स आपका नहीं कटेगा। तो क्या लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग निम्नलिखित है। पहला, टूटी हुई हड्डियों को सही स्थान पर बैठाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। और दूसरा इसका पॉइंट हो जाएगा, भवन निर्माण में दीवारों को चिकना और मजबूत बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। 2 नंबर का है ना। आपको याद रखना है कि वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं ज्यादा लिखूंगा तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा। वो ऑलरेडी बोल चुका है 40 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, और अगर यदि आप 40 शब्दों से ज्यादा लिखेंगे तो नो डाउट आपका नंबर कटेगा, ज्यादा मिलेगा नहीं, इसीलिए आपको ज्यादा नहीं लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि उभयधर्मी ऑक्साइड इसको क्यों कहते हैं, किसको, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को। तो आंसर होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है क्योंकि यह अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके, मतलब ये जो है सो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा और क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करेगा, अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करेगा
और क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। इस गुण के कारण इसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। उभयधर्मी मतलब दोनों तरह का, अम्ल और क्षारक दोनों के साथ क्या करेगा, वो अभिक्रिया करेगा और लवण बनाएगा, लवण और जल दोनों बनाएगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सिन हार्मोन के दो उपयोग लिखिए। देखिए ऑक्सिन हार्मोन, आपको पता है कि ऑक्सिन जो है सो एक पादप हार्मोन है। सबसे पहले आपको जानना है कि ऑक्सिन क्या है बच्चों, तो एक पादप हार्मोन है, पादपों में पाए जाने वाला हार्मोन है। तो इसका दो उपयोग क्या होगा, आपको पॉइंट इसी तरह से लिखना है। ऑक्सिन के दो उपयोग निम्नलिखित है या दो कार्य निम्नलिखित है। पहला होगा पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करना, पौधा का वृद्धि को यह बढ़ाता है और इसका लंबाई बढ़ाता है, और पत्तियों की दिशा को प्रकाश की ओर मोड़ता है। प्रकाश तो देखते होंगे, पत्ती का जो पत्ती को आप देखते होंगे, पेड़ पौधा का क्या होता है कि जो जिस ओर प्रकाश होती है उधर मुड़ जाती है, किसके कारण, यही ऑक्सिन हार्मोन के कारण। तो बस इसका सीधा सिंपल आंसर है कि ऑक्सिन हार्मोन के दो कार्य क्या क्या है। तो पहला पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करना, माने वृद्धि को बढ़ाने काम करता है, कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाता है, और दूसरा नंबर हो जाएगा पत्तियों की दिशा को प्रकाश की ओर मोड़ने का काम करता है। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है बच्चों, ऑक्सिन हार्मोन के कोई दो कार्य लिखिए। ऑक्सिन जो है सो एक पादप हार्मोन है, ठीक है ना। ऑक्सिन क्या है, एक पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन क्यों, क्योंकि ये पेड़ पौधा में पाया जाता है। तो इसके दो कार्य आपको क्या लिखना है, पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। ये जो होता है पौधा का जो वृद्धि होता है ना, उसको बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, किसके कारण, कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाता है। कोशिका का लंबाई बढ़ता है तो पादप का क्या होता है, पेड़ पौधा का लंबाई बढ़ता है, यानी कि इसका वृद्धि होता है। तो पहला कारण यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा कार्य लिखेंगे कि पत्तियों की दिशा को प्रकाश की ओर मोड़ना। आप देखते होंगे कि पत्ती जो पेड़ पौधा की जो पत्ती होती है ना, वो हमेशा प्रकाश की ओर मुड़ती हुई आपको दिखाई देगी। अगर आप किसी पौधा को गमला में लगाते होंगे और खिड़की के सामने रखते होंगे तो देखते होंगे कि वो जो खिड़की के बाहर साइड में निकलने का कोशिश करता है। ये किसके कारण होता है, एक हार्मोन्स के कारण, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिन, ठीक है ना। तो ये दो कारण आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है बच्चों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहा जाता है। आंसर आप लिखेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके दोनों तरह के लवण बनाते हैं, है ना। अम्ल और क्षारक जो है सो दोनों से अभिक्रिया करेगा, दोनों तरह के लवण बनाएंगे। यानी कि ये अम्ल के साथ भी रिएक्शन कर लेता है और क्षार के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, इसीलिए इसको हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे, ठीक है ना। बहुत छोटा सा आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, हमारी गतिविधियां पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती है। प्यारे बच्चों, हमारा जो काम काज है, हमारा जो लाइफ है, हमारा जो एक्टिविटी है, वो जो है सो पर्यावरण को यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह से प्रभावित करती है, उसके बारे में इस प्रश्न में लिखना है। तो देखिए आपको जो है ना इसी तरह से पॉइंट बना करके लिखने का कोशिश करना है। इसमें बहुत ज्यादा शब्द नहीं लगेंगे, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन आपका जो ये जो है ना पॉइंट वाइज जैसे लिखिएगा तो मार्क्स अच्छा मिलेगा। इसीलिए आपको भी ऐसे ही लिखना है। तो देखिए हमारी गतिविधियां पर्यावरण को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित करती है। पहला है वायुमंडल में प्रदूषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे मान लेते हैं कि हम कहीं पर फैक्ट्री लगा दिए, ठीक है ना, तो फैक्ट्री के कारण क्या होगा, धूल धुआं होगा, और धूल धुआं के कारण क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा। तो वायुमंडल में क्या होगा, प्रदूषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हवा की गुणवत्ता में खराबी आ जाती है। तो पहला ये लिखेंगे। दूसरा है जब प्रदूषण, जल प्रदूषण, मतलब जल जो होता है वो प्रदूषण कैसे होता है। हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम आप लोग देखते होंगे फैक्ट्री जो कारखाने होते हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे ही होते हैं, नदी या तो डैम के किनारे होती है, ठीक है ना, या तालाब, बड़ा तालाब के किनारे। तो उसमें क्या होगा कि उसके जो अपशिष्ट होता है, उसके जो वहां से जो गंदा पानी निकलता है, वो सारे के सारे को क्या होता है कि वो लोग बहा देते हैं कहाँ पर, नदी में। तो जिसके कारण वहां का पानी प्रदूषित होता है। तो देखिए जल प्रदूषण कैसे होगा, उद्योगों और शहरी जो होता है सो नालों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट जल स्रोतों को क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, जिससे जलीय जीवों को क्या होता है, बुरा असर। मतलब उस नदी में क्या होते हैं, बहुत सारे जलीय जीव रहते हैं। तो अगर यदि दूषित पानी को, प्रदूषित पानी को, जो उसमें केमिकल्स होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, उसको अगर हम सीधा सीधा क्या करेंगे, पानी में बहा देंगे, जल में बहा देंगे, तो उस जल में रहने वाले जलीय जीव को क्या होगा, नुकसान होगा। उससे उसकी संख्या क्या होती है, कम होती है, यानी कि वो मरने लगते हैं।
तो इस तरह से जल प्रदूषण होता है, तो इसको भी लिखेंगे जल प्रदूषण, यानी कि हमारा पर्यावरण का ही हिस्सा है, इसीलिए आप लिख सकते हैं। तीसरा है जैव विविधता को नुकसान होता है। जैव माने जीव जंतु में जो विविधता है, मतलब अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु हैं, जैसे मान लेते कहीं पर हम क्या कर रहे हैं, कारखाना बैठा रहे हैं, शहरीकरण कर रहे हैं, उसे क्या हो रहा है, पेड़ पौधा कट रहा है, पेड़ पौधा कट रहा है, तो पेड़ पौधा में बहुत सारे जीवों का देखिए आवास स्थल होता है। और कारखाना बैठा रहे तो कारखाना में क्या होगा कि हम जंगलों को काटते हैं, पेड़ पौधा को काटते हैं, जिसके कारण जैव विविधता क्या होती है, नुकसान होती है। तो इससे जैव विविधता को नुकसान होता है। शहरीकरण और अन्य जीवन के नुकसान, जीवों को माफ कीजिएगा, शहरीकरण और वन्य जीवन के नुकसान से कई प्रजातियां अपना आवास खो बैठती है, जिससे जैव विविधता में कमी आती है। तो आपको ये 3 पॉइंट लिख देना है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों का जो है सो ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। और कल आपका जो होगा सो लाइव सेशन होगा। आज आप लोग इसको देख लीजिएगा और कल से फिर से आपका लाइव क्लास होगा। जितना भी क्वेश्चन बाकी है उसको मैं लाइव के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए, कम से कम आप लोग मैसेज करते हैं ना कि सर कब पढ़ाइएगा, कब वीडियो डालिएगा, तो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से प्यार देते रहिएगा चैनल को। अभी माना कि हम लोगों का जो परिवार है बहुत छोटा परिवार है, लेकिन जितने भी हमारे सदस्य हैं इस परिवार के वो बहुमूल्य हैं। आप इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिएगा। निश्चित रूप से आपका रिजल्ट बनाने का मैं भरसक कोशिश करूंगा। हालांकि थोड़ा सा जितना वीडियो देना चाहिए नहीं दे पा रहा हूं बच्चों, उसके लिए हाथ जोड़ करके माफी मांगूंगा मैं आपसे, लेकिन कोशिश रहेगा कि आप लगातार आपको वीडियो दूं, ठीक है ना। तो चलिए, आज के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।